क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में या बिहार में या पश्चिम बंगाल में या झारखंड में या उड़ीसा में कहीं जमीन है क्या? चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो चर्चा करने की विषय वस्तु है वो कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। मैं ऐसा चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, उन्होंने कभी भी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के हित में काम किया ही नहीं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी आरोप लगाती थी कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की काम कर रही है। अभी बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी सवर्ण तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। पर सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों के राज में हिंदू जो सवर्ण 10% है वो फले फूले हैं। उन्हें उनकी उनकी जो तरक्की है उसमें 4 चांद लगी है। तरफ बीजेपी हिंदूवादी पॉलिटिक्स कर रही थी, मतलब 80% की वोट की राजनीति कर रही थी। दूसरी तरफ अब राहुल गांधी पिछड़ों की राजनीति करने लगा है, मतलब वो 80 की पॉलिटिक्स करता है, ये 65 की पॉलिटिक्स करने लगा, क्योंकि पिछड़ों की जो जनसंख्या है वो तो 60 से 65% के करीब है। तो वो 80 की पॉलिटिक्स कर रहा है, ये 65 की पॉलिटिक्स कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चाह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो जाए सपा का, और उन्हें 7 से 10 सीट मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में मिले और उस पर वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। वो 7 से 10 सीट इसलिए मांग रहे थे क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 7 सीटें जीत पाए थे, वो जीत के विधानसभा में गए थे। तो उनका ये आधार था कि यदि 7 सीटों पे पिछली बार हम चुनाव जीते थे तो इस बार उम्मीद है कि 10 सीट तक हम जीत सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के आलाकमान ने, या ये कहें कि कांग्रेस के वहाँ जो प्रभारी हैं, जिन लोगों ने सीट की रणनीति तय करते हैं, उन लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी नहीं की और उन्हें एक भी सीट अलॉट नहीं की। जिस पे अखिलेश यादव ने कहा कि यदि मुझे पता होता कि इंडिया गठबंधन जो है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है तो फिर हम समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस से या कांग्रेस के जो नेता है उनसे विधानसभा चुनाव पे चर्चा करने के लिए उनको बुलाया गया था, तो उस मीटिंग में वो जाते ही नहीं। ये पूरी घटना है, घटना के परिदृश्य है और इस घटना के माध्यम से आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। इसलिए हम बहुजनों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को हमेशा कांग्रेस हो या बीजेपी हो उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। दरअसल दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के और 1980 के दशक तक पूरे भारत में केंद्र में, राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व कायम था। और कांग्रेस में किसकी वर्चस्व थी? तो कांग्रेस में सवर्ण हिंदुओं की वर्चस्व थी। ज़्यादातर ब्राह्मण और फिर राजपूत या भूमिहार, लाला, ये सब थे। तो सवर्ण हिंदुओं का वर्चस्व कांग्रेस में था और कांग्रेस का वर्चस्व पूरे भारत में और बाकी जो और राज्य हैं, जितने राज्य हैं, उन राज्यों में कांग्रेस की सरकार रहती थी। लेकिन जब 1980 के दशक में बहुत सारे समाजवादी नेता आए, लोहिया आए, जेपी आए, जयप्रकाश नारायण आए, जॉर्ज फर्नांडिस आए, मायावती आई, लालू प्रसाद आए, मुलायम सिंह यादव आए, नीतीश कुमार आए, दक्षिण भारत में भी बहुत सारे आए, वी रामास्वामी आए, पेरियार आए। ये समाजवादी जो नेता थे ये मूवमेंट चलाएं सोशल जस्टिस की, क्योंकि उन्होंने देखा कि समाज में जो तरक्की हो रही है सिर्फ वो हिंदू सवर्णों की हो रही है, पिछड़ों की, दलितों की या फिर मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं उनकी तो तरक्की हो ही नहीं रही है, उनका तो प्रतिनिधित्व और रिप्रेजेंटेशन कहीं है ही नहीं। तो उन लोगों ने इस चीज़ की आवाज़ उठाई, इसको बुलंद करने का उन्होंने काम किया। और दूसरी तरफ एक तो सोशल जस्टिस का उन्होंने न्याय किया, मतलब आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ा दलित जो है वो संबल हो, उसको उच्च ओहदे पे, उच्च पद पे पदास्थीन किया जाए, उनको पद मिले सरकारी नौकरियों में या और जो सरकारी सिस्टम है उसमें पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को
प्रतिनिधित्व मिले, उनको वहाँ पे स्थान मिले। एक तरफ वो इसकी लड़ाई लड़ रहे थे और दूसरी तरफ जो ब्राह्मण वर्चस्व कायम था, जो सवर्ण वर्चस्व कायम था, उसको भी लगातार इन लोगों ने चुनौती दी। इसीलिए विभिन्न स्तरों पे देखा जाता है कि ये जो सोशल जस्टिस के लीडर थे, पिछड़ों या दलितों कम्युनिटी से आए हुए थे, चाहे रामविलास पासवान हो, इन सबों को ये हिंदू सवर्ण जो है वो किसी न किसी रूप में बदनाम करने का हमेशा प्रयास किया है। ये इनके आदर्श जो हैं वो आरएसएस के जो फाउंडर हैं, जो हिंदू महासभा के फाउंडर हैं, जिन्होंने इस देश में एक तरह से सवर्ण की जो डोमिनेंस है उसको स्थापित करने का प्रयास किया है, वो उसके आदर्श हैं। उनके आदर्श लालू, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार या कहें मायावती, जॉन फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण लोहिया या फिर दक्षिण भारत में जो ईवी रामास्वामी पेरियार हुए, वो उनके आदर्श नहीं हैं। फिर मैं लौट के 1980 के दशक पे आना चाहता हूँ। 1980 के दशक में जब कांग्रेस की जो सत्ता थी वो अब हाथ से निकलने लगी, उनका जो केंद्र में हो या राज्य में हो, जो पकड़ थी वो पकड़ ढीली होने लगी। क्योंकि कांग्रेस में ही जो लीडर पिछड़ों से, पिछड़ी जाति से आते थे, दलित जाति से आते थे, उन्होंने देखा कि कांग्रेस में तो सवर्ण हिंदुओं का वर्चस्व है। तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस से अलग होके अपनी पार्टी बनाई, अपना जनाधार बनाया, अपनी जमीन बनाई। क्योंकि इस देश में यदि जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो पिछड़ों की जनसंख्या 60% के करीब है, दलितों की जनसंख्या 20% के करीब है और आदिवासियों की जनसंख्या 15 से 16% के करीब है। सवर्ण जो है वो सिर्फ 10% है। तो उन्होंने देखा कि यदि राजनीति वोट से चलती है, बहुमत से चलती है लोकतंत्र, तो बहुमत तो हमारे समाज के पास है। ये जो कांग्रेस सत्ता में है, 1980 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब से 1980 तक की जो प्रक्रिया थी उसमें मलाई तो सिर्फ सवर्ण खा रहे थे, लेकिन वो वोट पिछड़ों और दलितों से ले रहे थे, वो वोट अल्पसंख्यक मुस्लिमों से ले रहे थे। लेकिन टॉप पे सरकार के जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, मीडिया है या पब्लिक सेक्टर में जो टॉप ओहदा था, उस पे सवर्ण हिंदू कायम थे। कांग्रेस को वो लीड कर रहे थे, कांग्रेस में उसका वर्चस्व था। तो ये पिछड़े जो नेता थे या दलित नेता थे, इन्होंने अपनी जमीन तैयार की कांग्रेस से अलग करके। इसी का नतीजा है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव हो, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव हो, उत्तर प्रदेश में मायावती हो या नीतीश कुमार हो, ये लोग बिहार और उत्तर प्रदेश में या कुछ फिर उड़ीसा में नवीन पटनायक हो, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये लोग पश्चिम बंगाल में जो ममता दीदी हैं, उनकी जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है वो हों। तो ये सब जो रीजनल पार्टी हैं, ये 1980 के दशक के 1980 से 2000 के तक जो है ये सब बने हैं। ये सब अपनी जनाधार, अपना जमीन जो है 1980 से लेकर के 2000 तक ये तैयार हुई है। उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस की जमीन खिसकने लगी और ऑलमोस्ट उत्तर भारत में तो खिसक ही गई। बिहार में उनकी स्थिति बिल्कुल बेकार है, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बेकार है, पश्चिम बंगाल में बिल्कुल बेकार है, उड़ीसा में बिल्कुल बेकार है, मध्य प्रदेश में बिल्कुल बेकार है। उत्तर भारत की जो जमीन है कांग्रेस के लिए बची नहीं। उसी समय से जब ये रीजनल पार्टी ग्रो कर रही थी और बहुत स्पीड में ग्रो कर रही थी, उसी समय से बीजेपी जो है, उस समय उनका नाम जनसंघ हुआ करता था, उसी समय से बीजेपी अपने आप को एम्पावर करने के लिए अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ रही थी। और उसी समय ये जो सवर्ण हिंदू हैं, ये उसी समय समझ गए थे कि कांग्रेस की अब कोई भविष्य नहीं है, इसीलिए वो मलाई खाने के लिए कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शिफ्ट हो गए हैं। और तब उसकी पार्टी 1980 से लेकर के 2000 तक तो उन्होंने कभी भी मुखर होकर नहीं कहा कि बीजेपी मेरी पार्टी है। 1980 तक तो उन्होंने मुखर होकर कहा कि कांग्रेस मेरी पार्टी है, मतलब सवर्ण जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। 1980 से 2000 के करीब जो है वो मौन रहे, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में रहे कि देखते हैं स्थिति किधर जाती है और क्या परिस्थितियां बयां करती है। 2000 के बाद लगभग जो है, जब अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के प्रधानमंत्री बने, तब से
मुखर होके हिंदू सवर्ण जो है वो बीजेपी के साथ आ गए और वो कहने लगे खुल के, पब्लिकली, ओपन स्पेस में कि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ये बीजेपी में घुस गए और बीजेपी के टॉप ओहदे पे, बड़े बड़े पोस्टों पे आसीन हो गए और तब से इनकी पार्टी जो है बीजेपी हो गई। इधर जो रीजनल पार्टी थी उनकी जो जमीन थी वो मजबूत हो रही थी। लगातार 1980 से लेकर के 2010 तक, 12 तक जो रीजनल पार्टी है उसकी ज़मीन मजबूत होती गई। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी का ग्राफ बढ़ा ऊपर की तरफ, क्योंकि बीजेपी जिस तरह की पॉलिटिक्स करती है वो न तो डेवलपमेंट पे कभी पॉलिटिक्स करती है, वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंडस्ट्री पे, डेवलपमेंट पे, इन सब चीज़ों से उसका कोई वास्ता है नहीं। यदि आप सच्चाई से उनकी जो चुनाव लड़ने की रणनीति है उसको देखेंगे तो आपको इन सब चीज़ों का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। वो सिर्फ लोगों के इमोशन के साथ, सेंटिमेंट के साथ खेलती है। मिसाल के तौर पे यदि सेंटिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, देखिए, यदि राष्ट्रवाद का मुद्दा आता है तो राष्ट्रवाद क्या है, एक सेंटिमेंट है। पॉलिटिकल साइंस में बताया जाता है कि जो नेशनलिज्म है वो कोई वस्तु नहीं है जिसे आप देख सकते हैं, वो एक फीलिंग है, वो एक सेंटिमेंट है। दूसरा उनकी विचारधारा क्या है, धर्म है। धर्म को आप मानने वाली चीजें हैं, धर्म को न तो देख सकते हैं आप, न ही छू सकते हैं, वो एक सेंटिमेंट है। दूसरी, अब जैसे नया एक चीज आया है कि सनातन, ये सनातन हो, धर्म हो, राष्ट्रवाद हो, यही सब उनकी पॉलिटिक्स है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, मस्जिद तोड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम, ये सब चीजें वाकई में यदि एक जागरूक इंसान इन सब चीजों पे गौर से देखे, सोचे, तो ये किसी तरह का विचारधारा है ही नहीं। ये एक तरह से साइकोलॉजी के माध्यम से लोगों के इमोशन के साथ, सेंटिमेंट के साथ खेलने का एक प्रयास बीजेपी करती है। मतलब बीजेपी के पॉलिटिक्स जो है वो इतनी नीची लेवल की है। तो बीजेपी तो सेंटिमेंट के साथ खेलती है, वो डेवलपमेंट की बात करती नहीं है। यदि वो हिंदू मुस्लिम घटना एक दिन छोड़ दें तो उसकी जो पॉलिटिक्स है वो हवा हो जाएगी। तो फिर मैं मुद्दे पे आता हूँ कि 2013 तक, 12 तक जो है वो जितने भी रीजनल क्षेत्रीय दल थे, रीजनल पार्टी थी, उसकी जमीन मजबूत थी, वो तैयार हो गई थी, मजबूत थी। लेकिन जैसे ही 2014 में बीजेपी आई और उन्होंने लोगों के इमोशन के साथ खेलना प्रारंभ किया, जो जमीन थी क्षेत्रीय पार्टी की वो जैसे लगा लैंडस्लाइड हो गई, सीधे खिसक गई। बीजेपी ने कई लेवल पे काम किया, पर उस पे आज हम बात नहीं करेंगे। जिस दिशा में अभी हम जा रहे थे उस पे कभी और हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो चर्चा करने की विषय वस्तु है वो कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं ऐसा, क्योंकि जब बीजेपी सत्ता में आई, उन्होंने बहुजन के लिए क्या किया, कुछ क्या किया, उन्होंने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया, किसको, हिंदू सवर्ण को। उसकी पॉपुलेशन 10% है, उसको 10% रिजर्वेशन दिया गया। आप सोच के देखिए, यदि बहुजन, जिसमें पिछड़ा आते हैं, दलित आते हैं, उनकी पॉपुलेशन जो है वो 84% के करीब है और उसको रिजर्वेशन कितना मिल रहा है, 22% और 27%, 49%। यदि पिछड़ों की ही बात कर लें, जिसका आजकल राहुल गांधी बहुत ही ढिढोरा पीट रहे हैं कि पिछड़ों का जितना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। पिछड़ों की तो आबादी 60% के करीब है और उसको रिजर्वेशन 27% मिल रहा है। ये चीज राहुल गांधी को, कांग्रेस को, जब वो सत्ता में थी तब क्यों नहीं उनको याद आई? ये आज जो उनको याद आ रही है या आज जो उनको एहसास हो रहा है कि हमने कुछ गलत किया पहले, ऐसा उनको क्यों महसूस हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ महसूस हो रहा है कि वो सत्ता में आए, इसलिए वो एक लोक लुभावन वादे कर रहे हैं। हम, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बीजेपी को क्लीन चिट दे दिए हैं कि बीजेपी जो कह रहा है कि राहुल गांधी या कांग्रेस जो है वो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए अभी जातीय जनगणना का सपोर्ट कर रही है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं बीजेपी को भी उतनी ही जिम्मेवार मानता हूँ और कांग्रेस को भी उतनी ही जिम्मेवार मानता हूँ। और इसीलिए हमने पहले कहा कि कांग्रेस में पहले सवर्ण हिंदू थे और इस देश पे सवर्णों का डोमिनेंस कायम करने के लिए वो भरसक प्रयास करते रहे हैं। और आज बीजेपी में
ये 10% जो सवर्ण हैं उसकी डोमिनेंस है और वो चाहते हैं कि इस देश में सामंती व्यवस्था बना रहे। इस देश में यदि किसी की डोमिनेंस हो इस इंडियन सोसाइटी पे, तो वो सिर्फ हिंदू सवर्ण की हो। और इसीलिए चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन्होंने कभी भी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के हित में काम किया ही नहीं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी आरोप लगाती थी कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की काम कर रही है। अभी बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी सवर्ण तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। पर सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों के राज में हिंदू जो सवर्ण 10% है वो फले फूले हैं। उन्हें उनकी उनकी जो तरक्की है उसमें 4 चांद लगी है। मसलन यदि अभी सपा को, अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया गया, राहुल गांधी या कांग्रेस वहां उनको 7 से 10 सीट भी देने को तैयार नहीं हुए, तो क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में या बिहार में या पश्चिम बंगाल में या झारखंड में या उड़ीसा में कहीं जमीन है क्या? उसकी अपनी जमीन तो बिल्कुल भी नहीं है, अपना कैडर भी नहीं है, उनकी कोई आइडियोलॉजी भी वहां नहीं पहुंच रही है। हवे में राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि हम अपने दम पे लड़ेंगे। अशोक राय जो हाल फिलहाल में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोकसभा का चुनाव 80 सीटों पे उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? लड़ने का मतलब तुम मतलब प्रत्यक्ष तौर पे दिख रहा है कि यदि तुम लड़ोगे 80 लोकसभा सीट पे तो तुम बीजेपी को सपोर्ट करोगे, क्योंकि यदि तुम अपनी कैंडिडेट उतारते हो इन 80 लोकसभा सीटों पे तो कहीं ना कहीं वो तो जीतेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी वोट है नहीं, तुम्हारा जमीन है नहीं। दूसरी तरफ वो सपा का वोट काटेगा, तो विपक्षी का जो वोट है वो कई हिस्सों में बटेगा। सपा में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा, बसपा में जाएगा, और एक तरफ पूरा का पूरा जो वोट है वो बीजेपी को जाएगा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम 80 लोकसभा सीट पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे? इसका मतलब हुआ कि आप प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। यदि आप मध्य प्रदेश में सपा को कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाए हैं, इसका साफ मतलब है और ये साफ संकेत है कि आपको अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। आपके साथ वो चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ेंगे, और यदि नहीं लड़ते हैं तो इसका नुकसान आम लोगों को होगा, आपको नहीं होगा, क्योंकि आप तो बी टीम हैं भाजपा के। भाजपा को इससे मदद होगी, क्योंकि जितना सीट वो नहीं जीत सकते थे यदि आप दोनों साथ मिल के चुनाव लड़ते हैं, और यदि अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे तो वो उतना सीट जीत लेंगे। लेकिन इसका खामियाजा बहुजन को भुगतना पड़ेगा, आम लोगों को भी नहीं। आम लोग में तो सब आ जाते हैं, मैं कह रहा हूं बहुजन को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये बहुजन के लिए निर्णायक समय है कि वो किसी भी पार्टी विशेष पे भरोसा न करें, अवेयर हों, और बहुजन के हित के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ खड़े हों। सपा के दर्जनों लोग जेल में बंद हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। आप क्या लड़ रहे हैं बीजेपी से? कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए हैं, कितने जेल में हैं? आपको ईडी की, सीबीआई की, राहुल गांधी को या सोनिया जी को नोटिस गई तो पूरे देश में लोग खड़े हो गए हैं। पर ये सोचना होगा कि जिस तरह से लालू यादव को, राबड़ी देवी को, तेजस्वी यादव को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से अभी ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में उनके भतीजे को परेशान किया जा रहा है, उद्धव ठाकरे को जिस तरह से परेशान किया गया बीजेपी के द्वारा, जिस तरह से शरद पवार के पार्टी को मतलब तोड़ दिया गया, इतना आप नहीं झेले हैं जनाब। और ये जो आप कहते हैं कि हम बीजेपी से अकेले लड़ रहे हैं, यदि आप अकेले लड़ रहे होते बीजेपी से तो 3-3 मंत्री आम आदमी पार्टी के जेल में नहीं होते हैं। और ये
झूठा प्रचार करना बंद कीजिए आप। बीजेपी हिंदूवादी पॉलिटिक्स कर रही थी, मतलब 80% की वोट की राजनीति कर रही थी। दूसरी तरफ अब राहुल गांधी पिछड़ों की राजनीति करने लगा है, मतलब वो 80 की पॉलिटिक्स करता है, ये 65 की पॉलिटिक्स करने लगा, क्योंकि पिछड़ों की जो जनसंख्या है वो तो 60 से 65% के करीब है। तो वो 80 की पॉलिटिक्स कर रहा है, ये 65 की पॉलिटिक्स कर रहा है। इसीलिए जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो प्लीज़ न ही कांग्रेस पे भरोसा करें, न ही बीजेपी पे भरोसा करें। जो रीजनल पार्टी है, जिसमें उनकी आस्था है, जो पार्टी उनके लिए काम कर रही है, मिसाल के तौर पे मसलन लालू प्रसाद की पार्टी बिहार में, मुलायम सिंह की पार्टी उत्तर प्रदेश में, ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में, नवीन पटनायक की पार्टी उड़ीसा में, ये सब जो लोग हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जिनकी अपनी जनाधार है, जो राज्यों में लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए काम करते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, उनकी आवाज़ सुनते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, प्लीज़ इन्हें सपोर्ट करें।